वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लास रेप्टिलिया के बारे में स्टडी किया है। आज हम बात करेंगे क्लास एवीज़। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लास एवीज़ में सभी बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं हम, जितनी भी तरह की बर्ड्स हैं। तो जितनी भी तरह की बर्ड्स का क्या मतलब हुआ? बेसिकली दो तरह की बर्ड्स होती है। हम जो जानते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, हम सब समझते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो उड़ती ही है, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, उड़ नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रिच के अलावा एक और हम बात करें पेंगुइन वगैरह, मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा आपको जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है। ये जितनी भी बर्ड्स हैं ये सभी क्लास एवीज में इंक्लूडेड है। अब बर्ड्स के जो खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, उनमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फेदर। फेदर्स जो हैं, कुछ बच्चे विंग्स में और फेदर्स में कंफ्यूज होते हैं। एक चीज़ आगे से क्लियर कर लें आप, फेदर्स अलग चीज़ है, विंग्स अलग चीज़ है। उनके जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स जो होते हैं बर्ड्स के, वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। और उन विंग्स जो कि स्किन का फोल्ड होता है विच इज सपोर्टेड बाय बोन्स, ओके, और उन विंग्स के ऊपर जो हैं फेदर्स पाए जाते हैं। नो डाउट फेदर्स का जो रोल होगा वो दे हेल्प इन फ्लाइट, एट द सेम टाइम पूरी बॉडी पर और भी फेदर्स पाए जाएंगे। और फेदर्स का अगर हमें प्राइमरी रोल पूछा जाए, व्हाई फेदर्स इवॉल्व्ड इन बर्ड्स, तो फेदर्स इवॉल्व्ड इन बर्ड्स फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ये अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से एक क्लास एवीज और एक इसके बाद अगली क्लास जो मैमेलिया होगी, वो दोनों मेंबर्स अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर होम्योथर्मिक। और ये जो होम्योथर्मिक नेचर आई है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का फीचर जो डेवलप हुआ है, उसके पीछे दो रीज़न है। दो रीज़न इन द सेंस कि बर्ड्स में फेदर्स की वजह से वो अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं। और मैमल्स की बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं, उनकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हम सब यही समझते रहे हैं कि फेदर्स का प्राइमरी रोल जो है वो फ्लाइट या उड़ने में वो हेल्प करते हैं। नो डाउट वो हेल्प करते हैं, लेकिन वो उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि उड़ने का काम इससे पहले कुछ रेप्टाइल्स भी कर चुके हैं। जो फ्लाइंग डायनासोर्स जो हुआ करते थे वो भी उड़ते थे, उनके भी फोर लिम्स जो हैं मॉडिफाई हो गए थे, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। इवन मैमल्स में बैट है वो उड़ सकते हैं, उनके पास भी विंग्स हैं, बट नन ऑफ देम आर हैविंग फेदर्स, इजंट इट। तो फेदर्स का प्राइमरी फंक्शन फ्लाइट नहीं है बच्चों। फ्लाइट के लिए तो उनके पास विंग्स होते हैं, फोर विंग्स हैं, फोर लिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। और उन विंग्स के ऊपर फेदर्स की एक लेयर है जो उड़ने में हेल्पफुल रहेगी। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेदर्स, तो फिर आप कहेंगे थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर कंट्रोल करना। सिमिलरली अगली क्लास जब मैमल्स आएगी, मैमल्स में आपसे हेयर्स का प्राइमरी फंक्शन पूछेंगे, तो हेयर्स का प्राइमरी फंक्शन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर एंड देयरफॉर दे आर होम्योथर्मिक इन नेचर। और इससे पहले कि जितने भी एनिमल्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे पोइकिलोथर्मिक हैं, कोल्ड ब्लडेड रहे हैं, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। मैमल्स और बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट नहीं होता है। दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज होम्योथर्मिक। फाइन। एक और टर्म यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज प्लूमेज। व्हाट इज प्लूमेज? तो अगेन इट इज नथिंग, द पैटर्न ऑफ feathers ऑन बॉडी, उसे हम प्लूमेज कहते हैं। और सिमिलरली अगली क्लास में जब हेयर्स की बात करेंगे हम, तो पैटर्न ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज पिलेज, वो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। एनीवे, एक और टर्म है यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिशेस की स्टडी को इक्थियोलॉजी बताया आपको। एम्फीबिया और रेप्टिलिया की कंबाइंड, उसके लिए हमारे पास सिंगल टर्म है हर्पेटोलॉजी बताया है। बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और इंडिया में एक महान व्यक्ति हुए हैं
डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने बर्ड्स पर खूब सारा काम किया है, तो ही इज़ नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। ओके, एक और टर्म है यहाँ पर हमारे पास ऊलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड एग्स, उनकी स्टडी को हम ऊलॉजी कहते हैं। जेड मत लगा देना, नहीं तो जूलॉजी हो जाएगा, वो तो हमारा सब्जेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ ऊलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स। और निडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट्स, इनके जो नेस्ट्स बनाते हैं उनकी स्टडी के लिए भी हमारे पास एक टर्म है, एंड दैट इज नीडोलॉजी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये एक साइंटिस्ट हुए हैं, हग्सले ने ये स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना ये रहा है कि जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि रेप्टिलिया में कुछ एडवांस कैरेक्टर आ गए। जैसे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन हमारे बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हो गए। फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए। बॉडी पर सम स्केल्स आर स्टिल प्रेजेंट। इससे ये पता चलता है कि दे हैव गॉट रेप्टिलियन ओरिजिन। बर्ड्स का ओरिजिन रेप्टिलिया से हुआ है। पता कैसे लगाओगे आप, प्रूफ क्या दोगे? तो सम स्केल्स आर स्टिल प्रेजेंट। अगर आप किसी भी बर्ड को देखें, पिजन को देखें, डव्स को देखो, उनकी लेग्स को देखो, उनकी हाइंड लिम्स पे आपको स्केल्स मिलेंगे, एपिडर्मल स्केल्स, और उनके एपिडर्मल स्केल्स की प्रेजेंस ये शो करती है कि दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो सम स्केल्स आर स्टिल प्रेजेंट। ओके, और इनकी जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये मैं आगे आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ याद रखें। BMR जो होती है वो थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स। तो ये कुछ इनमें एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गए रेप्टाइल्स में, और उससे ये कन्वर्ट हो गई किस में, बर्ड्स में। एंड दैट इज वाई हग्सले सेड दैट द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। कुछ और इनमें एडवांसमेंट है, एक और मैं आपको बता देता हूँ। देयर ब्लड इज रिच इन न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स। इनके ब्लड में काफ़ी रिचनेस होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, तो दे आर मोर एक्टिव, है ना। हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर वो इनएक्टिव नहीं हो जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो जाते हैं बेचारे लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर उनकी एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती, तो वो दिक्कत इनके साथ नहीं आती है, बर्ड्स के साथ। ये कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक आ गए, इसलिए तो हमने कहा कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। अदरवाइज बेसिकली दे आर रेप्टाइल्स। जैसे वो ये भी एग्स देते हैं, रेप्टाइल्स भी एग्स देते हैं, सेम शेल्ड एग्स हैं। रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, बर्ड्स भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो वो बेसिक जो फीचर्स हैं वो सारे रेप्टिलियन फीचर्स ही हैं। कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए और उसके बाद दे हैव बिकम बर्ड्स। ओके, तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हु गैव दैट स्टेटमेंट बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, तो आप साइंटिस्ट का नाम बता देंगे। हग्सले ने ये स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट के बाद हमें ये भी पता चलता है कि बर्ड्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। चलिए अब इनके कुछ फीचर्स की हम बात करें बर्ड्स के, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनकी बॉडी के बारे में। तो क्योंकि इन्हें उड़ना होता है, तो जस्ट लाइक फिशेज, बर्ड्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब, जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आगे से नैरो, पीछे से नैरो हो, तो उड़ते समय ये हवा में रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हेड हो जाएगा, नेक हो जाएगी, ट्रंक हो जाएगा, और ध्यान रखें एक छोटी सी इनमें टेल भी हमेशा प्रेजेंट रहेगी। फाइन, बॉडी के बाद मैं आपको इनके लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। 4 लिम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और जो हाइंड लिम्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं इनमें। हाइंड लिम्स आर फॉर वेरियस पर्पसेस। हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू, जैसे कुछ बर्ड्स ज़मीन पर चलती है
मॉडिफाइड फॉर, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। अच्छा, कुछ बर्ड्स पानी में रहती है तो उनके हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। यहाँ एक बात बताऊँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और श्योर नहीं होते हैं कि जो पानी में हमारी जो लेग्स है, जैसे फतेह सागर, पिछोला या कोई भी वाटर बॉडी है, तो उसमें जो डक्स आप देखते हैं, तो कई बार डक्स से आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में रहता है डक इज़ नॉट अ बर्ड, बट रिमेंबर वन थिंग, ऑल डक्स आर बेसिकली बर्ड्स। और ये जो डक्स हमारे यहाँ विंटर में आती है, इतनी सारी हम पानी में देखते हैं, ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करके हवा में उड़ के फिर यहाँ आती है, 3-4 महीने ये यहाँ रहेगी और उसके बाद ये फिर से माइग्रेट होकर यहाँ से जाएगी। तो रिमेंबर वन थिंग दैट दे आर ऑल्सो बर्ड्स, डक्स जो होती है, और उनके जो हाइंड लिम्स हैं वो ज़मीन पर चलते कम है, तो बेसिकली उनके जो हाइंड लिम्स हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी कि उनके इस तरह से फिंगर्स जो होगी, उन फिंगर्स के बीच में स्किन का एक इस तरह से वेब जो है वो तैयार हो जाता है, डेवलप हो जाता है इस तरह से। तो ये देयर हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। और कई बर्ड्स के जो होते हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं, और कई सारी बर्ड्स जो ट्रीज पर रहती है तो उनके हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लैस्पिंग द ब्रांचेस, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, बन जाए कि हाइंड लिम्स किस पर्पज़ के लिए मॉडिफाइड हैं, और भी बहुत सारे पर्पज़ होंगे, बट मेनली वॉकिंग के लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए होते हैं, और क्लैस्पिंग के लिए होते हैं ना। क्लैस्पिंग के लिए हम एक टर्म और यूज़ करते हैं, पर्चिंग, क्योंकि पर्च का मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांच पर जब वो बैठते हैं तो बैठने के उस प्रोसेस को हम पर्चिंग कहते हैं, क्लैस्पिंग कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीडेटरी बर्ड्स होती है, कुछ मड में चलती है, तो जो मड में चलने वाले होते हैं तो उनके मड में चलने वाली बर्ड्स को हम वेडर्स कहते हैं, और देयर हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वेडिंग। तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। आप तो तीन स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि हाइंड लिम्स आर पर्टिकुलरली मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, which is also known as perching. Okay, so this is about their body. Now let's talk about their skin. स्किन इनकी भी रेप्टाइल्स की तरह ड्राई है एंड नॉन ग्लैंडुलर है। इनमें भी किसी तरह की स्वेट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड नहीं, पर है एक मेजर ऑयल ग्लैंड रहेगी, सिंगल, जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहेंगे। एक ऑयल ग्लैंड होती है इनमें, जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी बर्ड्स को देखें आप, ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड कि जो बर्ड्स हैं वो बैठे बैठे अपनी बीक से अपने फेदर्स की ग्रूमिंग करती रहती है ना, उनको साफ करती रहती, क्लीन करती रहती। नोटिस करना कभी आप, दे कीप ऑन क्लीनिंग देयर फेदर्स। तो बेसिकली वो क्या करती है बच्चों, उनकी जो टेल होती है बर्ड्स की, एक छोटी सी बर्ड बनाए हम, तो सिंपल सी हम एक जैसे कोई बर्ड बना लेते हैं, तो उनकी ये यहाँ पे जो टेल होती है, उस टेल के वहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ एक ग्लैंड होती फेदर्स के बीच में, इस ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये बेसिकली ऑयल ग्लैंड है बच्चों। तो बर्ड्स करती क्या है कि अपनी जो बीक है उस बीक को पहले वहाँ लगाएगी, वो प्रीन ग्लैंड के वहाँ पहुँचाएगी, तो उससे क्या है, वो जो ऑयल वहाँ से निकल रहा है वो उनकी बीक पे लग जाता है, और उसके बाद वो अपनी बीक से अपनी बॉडी के सारे फेदर्स को क्लीन करती है। वो बेसिकली उनकी ऑयलिंग करती है, उनकी सरफेस पर ऑयल की पतली सी लेयर बनती है। तो वो जो ऑयल होता है, उस ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं, और उस फैटी एसिड्स की वजह से उसकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक पीएच होने से क्या होगा कि उनके फेदर्स पर अननेसेसरी माइक्रोब्स जो हैं, दूसरे बैक्टीरिया वगैरह, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो ग्रो नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, उनके फेदर्स को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखता है, माइक्रोबियल ग्रोथ से रोकते हैं। और जो डक्स होती है उनमें तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है कि जब कोई डक डाइव लगाती है पानी में, तो वो पानी में काफ़ी डाइव लगा के आएगी, और जैसे ही बाहर निकलती है अपने विंग्स को, बॉडी को एक बार थोड़ा सा हल्का सा शेक करेगी, जैसा डॉग्स करते हैं कई बार पानी से निकलने के बाद। उसी तरह से अगर कोई डक अपने विंग्स को थोड़ा सा शेक करेगी तो उसकी बॉडी पर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाएगा, और वो गीली नहीं होती। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि डक्स जो है वो पानी में रहते हुए भी डाइव लगा के वापस आएगी, तब भी वो गीली नहीं होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उनके फेदर्स के ऊपर ये ऑयल की एक पतली सी लेयर रहती है। तो इन जनरल देयर स्किन इज़ ड्राई
एंड नॉन ग्लैंडुलर, लेकिन एक ग्लैंड सभी बर्ड्स में पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड होती है, वो टेल के वहाँ होती है उनकी, उसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डिफरेंट सिस्टम्स, और हम शुरुआत करते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनके जॉज जो हैं उनके बारे में बात करें तो जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक। तो ऑल बर्ड्स हैव बीक, उनके पास जो जिस तरह से नॉर्मल माउथ है उस तरह से नहीं है, देयर जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक। और ध्यान रखें बीक जो होती है वो टूथलेस होती है, उनमें दांत नहीं होते हैं, दे डोंट हैव टीथ। आगे बात करें हम, इनमें क्या है बच्चों कि जो इनकी ईसोफेगस है उसमें 2 एडिशनल चैम्बर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली आया भी है कि ईसोफेगस हैव 2 एडिशनल चैम्बर्स। 2 एडिशनल चैम्बर्स, एडिशनल क्यों? क्योंकि नॉर्मली सभी एनिमल्स में ये नहीं होता है। अब तक हमने जो पढ़े हैं लाइक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और इवन आगे मैमल्स में भी पढ़ेंगे, तो वी हैव फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक। पर इनके क्या होता है कि ईसोफेगस हैव 2 एडिशनल चैम्बर, याद रखें। पहला हो जाएगा क्रॉप और दूसरा हो जाएगा गिजर्ड। क्रॉप, वैसे हमने क्रॉप और गिजर्ड ये दोनों स्ट्रक्चर कॉकरोच में भी थे, तो सिमिलरली बर्ड्स में भी ये 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी ईसोफेगस के पार्ट हैं ये, है ना। ईसोफेगस हैव 2 एडिशनल चैम्बर्स, एक का नाम हो जाएगा क्रॉप और दूसरे का नाम होगा गिजर्ड। तो बेसिकली उनकी ईसोफेगस ही मॉडिफाई होती है, इन 2 स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाएगी। क्रॉप का क्या काम रहेगा? स्टोरेज ऑफ फूड। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि नॉर्मली बर्ड्स जो होती है वो एरियल होती है, हवा में उड़ती है या पेड़ों पर रहती है, ज़मीन पर आना कम पसंद करती है। लेकिन कई सारी बर्ड्स को फूड के लिए, फीडिंग के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है, और ऐसे में ज़मीन पर आते समय उनमें काफ़ी खतरा भी रहता है प्रीडेटर्स वगैरह का। तो बर्ड्स जल्दी जल्दी से, आप कभी पिजन को या बर्ड्स को देखना, जब वो सीड खाती है तो इतना जल्दी जल्दी वो दाना चुगना शुरू करती है, जल्दी से सारा। तो एक बार उनको कुछ न कुछ स्टोरेज के लिए बॉडी में चैम्बर चाहिए। तो ये क्रॉप उनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक ईसोफेगस के ही मॉडिफिकेशन से बनता है, ये क्रॉप बनता है। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो उसमें क्या है कि स्टोरेज कर लेते हैं, उन दाने जितने भी वो खाते हैं एक बार सारे क्रॉप में स्टोर कर लिए, फिर वो उड़ जाएगी जल्दी से खाना खा के, पेड़ पे जाके बैठ जाएगी। क्रॉप में क्या है कि थोड़ा सा उसमें म्यूकस, वाटरी एनवायरनमेंट होता है, तो वो जो सीड्स उसने हार्ड सीड्स वगैरह खाए वो सारे क्या है बच्चों थोड़ा सा गीले हो जाते हैं, सॉक हो जाते हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद वो जो दाने हैं क्रॉप से आगे निकल कर गिजर्ड में जाते हैं। तो गिजर्ड इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, जिस तरह से कॉकरोच में हमने देखा था कि उसमें वहाँ काइटिन के 6 टीथ होते हैं गिजर्ड में, यहाँ ऐसे टीथ तो नहीं होते हैं, पर गिजर्ड की जो वॉल होती है वो हाईली मस्क्यूलर होती है। और बर्ड्स क्या करती है, पर्टिकुलरली वो बर्ड जो सीड ईटिंग बर्ड्स होती है, बीज खाती है, बीज हमेशा हार्ड होते हैं तो उनको पचाना बड़ा मुश्किल होता है, दांत होते नहीं इनके, इन्होंने चबाया तो है नहीं, पूरे के पूरे सीड खा लिए। चलो वो सीड खा लिए तो वो क्रॉप में जाके थोड़े सॉफ्ट हो गए, उसके बाद उनको गिजर्ड में बेचती। और आप कभी नोटिस करना कि जो सीड ईटिंग बर्ड्स होती है जब वो ज़मीन पर सीड खाती है तो सीड के साथ साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी खा लेती है। तो बेसिकली वो कंकड़ पत्थर उनको फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो जो छोटे छोटे पेबल्स उन्होंने खाए हैं वो उनके गिजर्ड में जाके स्टोर होते हैं, और फिर गिजर्ड के की वॉल में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि वो जो सॉफ्ट हुए सीड्स हैं वो उन पत्थरों के बीच में जो उसने खा लिए थे उनके बीच में उनकी ग्राइंडिंग हो जाती है उन सीड्स की। तो ये गिजर्ड का मेन फंक्शन हो गया कि वहाँ पे सीड्स की ग्राइंडिंग होती है। ओके बच्चों, ग्राइंडिंग ऑफ सीड्स। तो ये 2 आपको आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये ना रिसेंटली आया है, तो याद रखना है कि ऐसा और कोई कोर्डेटा में किसी के पास क्रॉप और गिजर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ बर्ड्स में होते हैं। और ये किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं? दीज आर मॉडिफाइड ईसोफेगस के मॉडिफिकेशन से बने। ये इस लाइन को हम यहाँ से हटा दें, हैव 2 एडिशनल चैम्बर्स की जगह आप ये लिख सकते हैं कि ईसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू, तो पहला हो जाएगा क्रॉप और दूसरा हो जाएगा गिजर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और लेट्स टॉक अबाउट ओपनिंग के बारे में। तो ईसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। नीचे वापस आपको ध्यान रखना है कि देयर इज ए कॉमन ओपनिंग,
कॉमन ओपनिंग, क्या कहते हैं कॉमन ओपनिंग को? क्लोएका प्रेजेंट। फाइन। तो ये आप देख लीजिए कि फिशेज़ में भी मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजिनस फिशेज़ में क्लोएका होती है। उसके बाद हमने एम्फीबिया में क्लोएका होती है, रेप्टिलिया में क्लोएका होती है, बर्ड्स में क्लोएका होती है, मैमल्स में क्लोएका नहीं होगी, मैमल्स में सेपरेट ओपनिंग होगी। तो बच्चों ध्यान रखना है, सभी मोस्ट ऑफ द कोरोडेट्स हैव कॉमन ओपनिंग क्लोएका विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक मैमल्स एंड सम फिशेज़। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जो पिजन होते हैं और जो डव्स होते हैं, पिजन और डव्स का जो फैमिली है, वहाँ की जो बर्ड्स हैं दे सिक्रेट ए पिजन मिल्क, है ना। इंटरेस्टिंग। कोई मेमोरी ग्लैंड नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा आपकी कि इनके पास मैमल्स की तरह कोई मेमोरी ग्लैंड होगी, ऐसा नहीं है। इनकी जो क्रॉप होती है, क्रॉप अंदर अंदर है ना, बाहर नहीं, बॉडी के बाहर नहीं, अंदर बॉडी में जो क्रॉप है, वहाँ क्रॉप में कुछ ग्लैंड्स होती है। क्रॉप कंटेन्स फ्यू ग्लैंड्स, वहाँ से एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे हम पिजन मिल्क कहते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, मेल में भी एंड फीमेल दोनों पिजन जो होंगे उनमें उनकी क्रॉप में ये ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम सिंपली कुछ नहीं कहते हैं, कोई इस ग्लैंड को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है हमने, पर वो क्या करती है बच्चों, वहाँ से जो एक सिक्रीशन निकलेगा उसको रीगर्जिटेट करती है, यानी अपनी वॉमिट आउट करती है। रीगर्जिटेट के लिए दूसरा वर्ड अपन बोल सकते हैं कि वो वॉमिट आउट करती है और उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो उससे फीड करती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, इस सिक्रीशन को हम पिजन मिल्क कहते हैं। और एक खास बात इसमें यह है कि जिस तरह से मैमेलियन मिल्क में लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है, सिमिलरली पिजन मिल्क ऑल्सो कंटेन्स लैक्टोज। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई कि पिजन मिल्क और मैमेलियन मिल्क में क्या फ़र्क है या क्या सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी है कि दोनों में, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा आप कि ये उनकी मेमोरी ग्लैंड है ना। बर्ड्स डू नॉट हैव मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा वो मैमेलिया में ही आएगा, इसके अलावा किसी में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होती है। ओके, नाउ कम टू देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ खास बताने लायक क्या है आप खुद ही सोच लीजिए। रेस्पिरेशन किससे करेंगे? तो फॉर रेस्पिरेशन दे हैव लंग्स, लंग्स से उनमें रेस्पिरेशन होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बर्ड्स होती है, कोई एक हम इस तरह से बर्ड बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये कोई बर्ड लेते हैं, हाँ ये इनकी बीक हो गई, और बीक के यहाँ पे इनमें नॉस्ट्रिल्स भी होंगे सांस लेने के लिए, है ना। तो यहाँ एक मैं छोटा ये छेद बना देता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ ब्रीदिंग के लिए इनमें नॉस्ट्रिल है, यहाँ से इनका ट्रेकिया शुरू हो जाएगा। तो ये इनका ट्रेकिया है, और जिस तरह से हमारे ट्रेकिया में रिंग्स होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनके भी ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है इस तरह की। आगे जाके इनमें दो इस तरह के लंग्स हो जाएंगे, एक ये और एक इस तरह से, चलो ये बना लेते हैं हम। तो ये इनके लंग्स हो गए, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है। अब एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, और वो नई चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस लंग्स उनकी बॉडी में कुछ और चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं बच्चों। और ये जो एयर सैक्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे ये, और इनको भी मैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये न सिर्फ आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बल्कि ये लंग्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखो, ये इनके एयर सैक्स हैं जो इनके लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो इनमें भी हवा भरी रहेगी, अल्टीमेटली लंग्स में जो एयर आएगी वो एयर इनमें भी चली जाएगी, और इस तरह से दे हेल्प इन दीज आर एयर सैक्स। एयर सैक्स, इस तरह के एयर ब्लेडर्स हमने बोनी फिशेस में देखे थे जिनका प्राइमरी फंक्शन था बॉयंसी प्रोवाइड कराना, याद थे आपको। सिमिलरली बर्ड्स में जो एयर सैक्स होते हैं दे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, दे सप्लीमेंट
रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मेनली किससे होता है? रेस्पिरेशन मेनली लंग्स से होता है। ये हम बात कर लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट दे हैव लंग्स, तो इनमें है ही है, लेकिन लंग्स के साथ कुछ और उनमें बॉडी के अंदर जहाँ कहीं पर भी गैप है वहाँ इस तरह के ओपन चैम्बर्स हैं जिन्हें हम एयर सैक कहते हैं। रिमेंबर, एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो ये आपको इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फीचर आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इनके ये ट्रेकिया के एंड में, इस जगह पर एंड में, ट्रेकिया के एंड में इस जगह पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिससे बर्ड साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, और इस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम सिरिंग्स कहते हैं। हमारे पास भी एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ, उसे हम लेरिंग्स कहते हैं। इनके पास जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, बर्ड्स का साउंड तो बड़ा फेमस है ना, कितना वो चरपर चरपर करती रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स दे प्रोड्यूस, बर्ड्स के कॉल नोट्स तो बड़े फेमस हैं। तो उनमें जो साउंड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो इस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सिरिंग्स की वजह से होती है। और ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है इनका, इसकी लोकेशन क्या है बच्चों? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इसकी जो लोकेशन है एट द एंड ऑफ ट्रेकिया। हमारा जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो ट्रेकिया की बिगिनिंग में होता है। तो ये डिफरेंस है लेरिंग्स और सिरिंग्स में, आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नाउ कम टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट देयर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बेटा सबसे पहले तो हम इनके हार्ट की बात करते हैं, यूजुअली ऐसा ही पढ़ते हैं। तो इनका जो हार्ट होगा वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। और दे हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स कि पूरा एक ब्लड जब राउंड करेगा तो उस राउंड में हार्ट से वो 2 बार गुजरेगा। कैसे? एक बार बॉडी से हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो बॉडी का उसने जब सर्कल लिया, एक राउंड लिया ब्लड ने, तो वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। और हम यूँ भी कहते हैं कि देयर आर 2 सर्किट्स, एक बॉडी और हार्ट के बीच में सिस्टमिक सर्किट है, और दूसरा हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी सर्किट है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि देयर इज ए डबल सर्कुलेशन, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दैट देयर आर 2 सर्किट, एक बॉडी और हार्ट के बीच में, यानी बॉडी से ब्लड हार्ट में गया और हार्ट से वापस बॉडी में जाता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्किट। और एक और सर्किट है जिसमें हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से वो वापस हार्ट में आएगा, तो उसे हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। तो एनीवे, आगे चलते हैं हम। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन है, और एक जो पहले मैं आपको बताया है कि इनमें जो एओर्टिक आर्च है, एओर्टिक आर्च जो है, तो ओनली राइट एओर्टिक आर्च होती है इनमें, हमारे में सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्च होगी। और रेप्टाइल्स में दोनों एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट थी, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको रेप्टिलिया के समय, ओनली राइट एओर्टिक आर्च प्रेजेंट। और मैमल्स में ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्च प्रेजेंट। तो ये इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट हो गया। आरबीसी इनके पास ओवल एंड न्यूक्लिएटेड ही होंगे। आरबीसी ओवल एंड न्यूक्लिएटेड भी। ओवल को और क्या वर्ड से जानते हैं हम? बाइकॉन्वेक्स। फाइन, अब आ जाते हैं हम इनके स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा आपको अब ध्यान रखना है। स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हम देखने को सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनते जाएं आप। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें बता रहा हूँ कि जो एंडोस्केलेटन है ना, दोनों ही तरह का स्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन फेदर्स हो गए, है ना, और एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। फुल्ली ऑसिफाइड का मतलब ये हो गया कि ओनली बोन्स आर प्रेजेंट, ओनली बोन्स, नो कार्टिलेज। तो इवन हमारा जो स्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारे कई जगह पर तो बोन्स होती है और कई जगह पर हमारे पास
कार्टिलेजेस भी हैं, इनमें ऐसा नहीं है। एंडोस्केलेटन एग इज फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब ओनली बोन से बना हुआ इनका है ना, कार्टिलेजेस वहाँ पर नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट स्केलेटल सिस्टम में जो है कि इनकी जो बोन्स होती है उनमें, जैसे इनकी कोई भी हम बोन है कैसे बनाए, तो बोन्स में छोटी छोटी इस तरह की कैविटीज़ होती है बच्चों, है ना, छोटी छोटी इस तरह की एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है, होलो बोन्स कह सकते हैं हम इनको। तो दे हैव होलो बोन्स, बर्ड्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और होलो बोन्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। वी यूज ए वर्ड कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, है ना। और क्या भरी रहती, एयर फिल्ड कैविटीज है ये। इससे क्या फायदा होता है, इनकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं होती है बच्चों, मजबूत बहुत है ये बोन्स, भले ही इनमें इस तरह की कैविटीज है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग होती है बट एट द सेम टाइम लाइट वेट हो जाती है। और लाइट वेट होने का क्या फ़ायदा है, लाइट वेट होने से बॉडी को, बर्ड्स को उड़ने में हेल्प मिलती है ना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूमेटिक बोन्स है ये फ्लाइट अडप्टेशन है, इट इज़ ए फ्लाइट अडप्टेशन, उड़ने के लिए अडप्टेशन है। ओके गुड, नाउ कम टू देयर स्कल। तो स्कल इनका मोनोकोंडाइलिक हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि सिर्फ एम्फीबिया और मैमेलिया में डाइकोंडाइलिक है, बाकी सभी में मोनोकोंडाइलिक है। व्हाट यू मीन बाय मोनोकोंडाइलिक, वन ऑक्सीपिटल कोंडाइल इज प्रेजेंट। एंड व्हाट इज ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इट इज ए जॉइंट बिटवीन क्रेनियम, ऑक्सीपिटल बोन और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच का ये जॉइंट है। फिर एक और बात करते हैं इनके वर्टिब्रे के बारे में, वर्टिब्रे के सेंट्रम के बारे में। तो उस दिन मैंने आपको पहले समझा दिया है, मैं बार बार उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दैट दे हैव ए हिट्रोसिलस वर्टिब्रे। और हिट्रोसिलस वर्टिब्रे में सेंट्रम का शेप कैसा होता है, तो आपको याद होगा सैडल शेप, सैडल शेप सेंट्रम है इनमें। फाइन, तो ये तो पॉइंट हम कुछ नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा बर्ड्स में, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखें। कि जैसे ये कोई बर्ड है, फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं हम, और देखिए इस बर्ड में यहाँ पे इनका वर्टिब्रल कॉलम होगा इस तरह से, ठीक है, ऊपर तक जाएगा, सभी में होता है ना। वर्टिब्रेटा ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम तो होना ही होना है। गुड, वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी बोन्स का बना होता है। क्या कहते हैं हम उन छोटी छोटी बोन्स को, उन छोटी छोटी बोन्स को हम वर्टिब्रे कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सीखना और समझना। बर्ड जब हवा में उड़ती है, बड़े मज़े से, आपने देखा होगा बर्ड्स कितना आसानी से उड़ लेती है। उड़ने के बाद जब वो कभी उनको ज़मीन पर लैंड करना होता है, तो वो आपने उनको बर्ड्स को उड़ते उड़ते ज़मीन पर आकर, ज़मीन पर बैठते हुए, लैंड होते हुए भी देखा होगा। हमें लगता है कि बर्ड कितना आसानी से ज़मीन पर लैंड हो गई, लेकिन ये वो सिर्फ बर्ड जानती है कि ज़मीन पर लैंड होना कितना आसान है, कितना डिफ़िकल्ट है। आप लैंड होकर देखिए कभी, छत से ज़मीन पर देखें, एक बार लैंड हो जाओ, कूद जाओ बाहर जाके कि देखें मैं ज़मीन पर लैंड, तो हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं है ज़मीन पर लैंड होना। सिमिलरली झटका कैसा लगेगा, हाथ पांव सब टूटेंगे, हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी टूटेगा। सिमिलरली बर्ड्स के साथ भी ये दिक्कत है कि जब वो ज़मीन पर लैंड होती है तो हमें लगता भले ही आसान है, लेकिन देखो बॉडी को हल्का फुल्का एक झटका, एक शॉक बर्ड्स को भी लगता है जब वो पर्टिकुलरली ज़मीन पर लैंड होती है। वो शॉक जो लगता है मैकेनिकल, वो पर्टिकुलरली जब वर्टिब्रल कॉलम पर ऐसा शॉक लगता है तो चांसेस है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रे हैं ये डिसलोकेट हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, मूव कर जाए, शिफ्ट हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसी वर्टिब्रल कॉलम में उनकी न्यूरल ट्यूब चल रही है, उनकी नर्व कोर्ड है। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर टूटा तो नर्व कोर्ड भी टूटेगी और डेथ भी हो जाती। ऐसे में इनमें क्या होता है बच्चों कि जो वर्टिब्रल कॉलम की कुछ वर्टिब्रे हैं, पर्टिकुलरली यहाँ मैं एक रीजन बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो एरिया है इसे सैक्रल रीजन, अच्छा आपको ये नहीं पता होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि फिर वापस ऊपर वाले पार्ट पर आते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है
तो हमारा भी वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से छोटी छोटी वर्टिब्रे से बना होता है। ध्यान से सुनना आप। तो होता क्या है बच्चों कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा नेक वाला रीजन है, तो नेक में जो वर्टिब्रे होते हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। करेक्ट, ये बताना जरूरी है, फिर वापस ऊपर आऊँगा मैं, पहले ये सीख लीजिए। नेक में जो वर्टिब्रे होते हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, और ये जो पोर्शन हुआ है वर्टिब्रल कॉलम का ये सर्वाइकल रीजन हो गया। उसके बाद थोरेसिक रीजन आता है, उसके बाद थोरेसिक रीजन आता है। फाइन, थोरेसिक रीजन कौन सा होगा? ये हमारा थोरेक्स वाला, जहाँ से रिब्स निकलती है और वर्टिब्रल कॉलम से जाके अटैच होती है। तो जिन जिन वर्टिब्रे से रिब्स अटैच होती है उतनी वर्टिब्रे जो हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे कहलाई जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जिन वर्टिब्रे से रिब्स अटैच होती है उन्हें हम थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये हो गया थोरेसिक वर्टिब्रे, और इस रीजन को क्या कहेंगे? थोरेसिक रीजन कहेंगे। उसके बाद थोरेक्स के बाद नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम लंबर रीजन कहते हैं, और वहाँ पे जो वर्टिब्रे हैं जितने भी उन्हें हम लंबर वर्टिब्रे कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लोअर बैक वाला पोर्शन आता है उसे हम सैक्रल रीजन कहते हैं, उसे हम सैक्रल रीजन कहते हैं, और वहाँ पर जो वर्टिब्रे हैं उन्हें हम सैक्रल वर्टिब्रे कहते हैं। और उसके बाद के जो बच्चे कुचे वर्टिब्रे हैं, हमारे तो नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पूंछ नहीं होती, लेकिन जिन मैमल्स में पूंछ होती है तो फिर बाद वाले जो वर्टिब्रे हैं जो कि टेल वाले रीजन में होंगे, टेल में भी वर्टिब्रल कॉलम कंटिन्यू रहता है बच्चों, तो वहाँ पे जो वर्टिब्रे होते हैं उन्हें हम कोडल वर्टिब्रे कहते हैं। फाइन, तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया कि हम हमारे वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कोडल रीजन। हमारे ये कोडल रीजन नहीं होता है, हमारे पास ये 5 रीजन्स तो होंगे ही होंगे। एनीवे, आई एम कमिंग बैक टू द बर्ड। तो बर्ड में क्या होता है बच्चों कि ये जो इनका एरिया है, सैक्रल रीजन जो होता है इनका, वहाँ पे जितने भी वर्टिब्रे हैं वो सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं इस तरह से, और एक सिंगल बोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे हम सिनसैक्रम कहते हैं, इसे हम सिनसैक्रम कहते हैं। इसमें सैक्रल रीजन के वर्टिब्रे तो फ्यूज होते ही हैं, कुछ थोरेसिक रीजन के भी फ्यूज हो जाते हैं, और कुछ इवन नीचे लंबर रीजन के भी फ्यूज हो जाते हैं, और कुछ कोडल रीजन के भी इसमें इंक्लूडेड है। एनीवे, आपको तो ये ध्यान रखना है सिनसैक्रम क्या है, तो कि जो सैक्रल रीजन और लंबर रीजन वहाँ के कुछ वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन जाती है। तो इससे क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा मजबूत स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो जब बर्ड लैंड करेगी और शॉक जो आएगा वो सिनसैक्रम पर आता है पर्टिकुलरली, तो ये ऐसे में टूटेगा नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये कंटिन्यूअस सिंगल बोन हो गया। सिमिलरली इसमें एक और है, पीछे जो हमारी बची हुई वर्टिब्रे हैं वो भी आपस में फ्यूज हो जाती है, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है, और वहाँ पे भी एक बोन लाइक, एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। इसका भी पर्पज वही है। क्या पर्पज है? कि शॉक एब्जॉर्ब, जो शॉक लगेगा उससे वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करना। तो ये सिनसैक्रम और पाइगोस्टाइल जो होंगे वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये टूटेंगे नहीं। तो ये बर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सिनसैक्रम और प्रेजेंस ऑफ पाइगोस्टाइल इज अगेन फ्लाइट अडप्टेशन। आप बोलोगे फ्लाइट में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। अरे फ्लाइट में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के एंड में लैंड तो करना ही पड़ेगा ना, तो लैंड करते समय बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट इज इंक्लूडेड इन फ्लाइट अडप्टेशन। तो ये एक आपको इनमें स्केलेटल सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन वी आर कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर स्केलेटल सिस्टम। वो है बच्चों, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पहले हम कौन से पॉइंट पर चल रहे हैं? 5th पॉइंट पर चल रहे हैं, 6th पर आते हैं। Their sternum is keeled. Their sternum is keeled.
अब मैं आपको समझ में नहीं आया है ना, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टर्नम क्या होता है। तो सी आई हैव वन डायग्राम, मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ। ये देखिए हमारे पास, आप इस डायग्राम को देखिए, ये तो ह्यूमन का है। और ह्यूमन में ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये वाली फ्रंट में ये बोन है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और हमारी ये जो रिब्स होती है वो फ्रंट में आगे आके इसी स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेटेड, यानी कि इसके साथ आके अटैच होती है। तो आप देखो ह्यूमन में स्टर्नम कैसा है बच्चों, ह्यूमन में स्टर्नम बिल्कुल फ्लैट है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बर्ड्स जो हैं उनके स्टर्नम को अगर आप देखें तो ये रहा हमारे पास एक बर्ड का स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए अब आप देखिए इनमें इनका जो स्टर्नम है वो ये रहा, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये इनका पूरा स्टर्नम है। तो आपने देखा इनका स्टर्नम कैसा है, फ्लैट नहीं है, एक ब्रॉड शीट जैसा है ना। और इस ब्रॉड शीट को हम बेसिकली कील कहते हैं। तो इनके स्टर्नम पे ये इतना, ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड कील। अब इतना चौड़ा स्टर्नम की रिक्वायरमेंट क्यों, इतना ब्रॉड स्टर्नम क्यों चाहिए, वो समझाता हूँ मैं आपको। कि देखो यहाँ होंगे इनके विंग्स, फाइन, और इन ये आप जानते हैं कि बर्ड्स उड़ते समय विंग्स का यूज़ करती है। अब इन विंग्स को उड़ने के लिए मसल्स चाहिए डेफिनेटली, तो जो मसल्स होंगे वो इस एरिया में होंगे। और इतने बड़े मसल्स होते हैं, बर्ड्स के फ्लाइट मसल्स बहुत ही वेल डेवलप होते हैं, ठीक होते हैं। बर्ड का बॉडी का जो मास होता है, उस बॉडी मास का एक मेजर प्रोपोर्शन जो है वो इनके फ्लाइट मसल्स का होता है। बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स का नाम क्या है बच्चों, बर्ड्स में फ्लाइट मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये इनके फ्लाइट मसल्स का नाम है। अब ये हमारे भी होते हैं, हम जब हमारे हाथों को ऊपर ऐसे, है ना, कभी स्कूल में पीटी करते हैं तो पीटी करते समय हमारे हाथों को हम कैसे मूव करते हैं, उस मूवमेंट के समय हमें इन्हीं पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, जो हमारे चेस्ट पर जो मसल्स होते हैं वो यही मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। जो आपने फिल्मों में हीरो को देखा होगा कैसे वो अपने मसल्स बनाते हैं, चेस्ट मसल्स को कैसे डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर जो मसल्स हैं वो यही पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर है। बर्ड्स में भी यही मसल्स होते हैं, पर बर्ड्स में ये मसल्स वेल डेवलप होते हैं और वेल डेवलप बहुत बड़े होते हैं, मास होता है इनका। तो अब इन मसल्स को इतने ज़्यादा ये डेवलप हो जाते हैं तो इनको जुड़ने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए काफ़ी सारा, तो इसलिए इनके स्टर्नम में ये कील होता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कील, स्टर्नम में ये इतनी चौड़ी ब्लेड क्यों है, ये इतना चौड़ा एक ब्लेड जैसा स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ, ये कील क्यों बनी हुई है। तो इस कील का फंक्शन है दैट द कील प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, कील प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू द फ्लाइट मसल्स। आया समझ में आपको। तो वो जो फ्लाइट मसल्स के मैंने नाम लिखे हैं वो इन्हीं से जुड़े रहते हैं, इसी कील से जुड़े रहते हैं। उनको जुड़ने के लिए जगह चाहिए, उनको जुड़ने, उन मसल्स को अटैचमेंट के लिए एक स्पेस चाहिए, और वो स्टर्नम से जुड़ती है। लेकिन हमारे जैसा फ्लैट स्टर्नम होगा तो स्पेस मिलेगा नहीं, इसलिए उनके स्टर्नम पे एक कील होती है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है उनमें फिर, क्योंकि वो उड़ती नहीं है तो उनके मसल्स इतने डेवलप्ड भी नहीं है, और ऐसे में उनके स्टर्नम में कील एब्सेंट होती है। तो कील इज एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। फाइन बच्चों, तो स्केलेटल सिस्टम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाया, दैट इज अबाउट देयर कील। और अगेन कील, द प्रेजेंस ऑफ कील, वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ कील इज ए फ्लाइट अडेप्टेशन। तो कितने सारे मैंने आपको इनके फ्लाइट अडेप्टेशंस अब तक पढ़ा दिए। शुरू से शुरुआत करें तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमको मिलेंगे जो इनकी फ्लाइट से रिलेटेड है ना। जैसे सबसे पहला पॉइंट ही हमारा, बॉडी कहाँ बताई मैंने, स्ट्रीमलाइन, तो कहीं बताया था मैंने आपको, तो देखिए ये रहा, बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है, दिस इज ए फ्लाइट अडेप्टेशन। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स,
दिस इज ए फ्लाइट अडेप्टेशन, उड़ने में हेल्प कर रहा है ये, तो फ्लाइट अडेप्टेशन हो गया। बॉडी के ऊपर फेदर्स हेल्प कर रहे हैं, बताया ना फेदर्स का एक फंक्शन तो बताया मैंने आपको कि फेदर्स हेल्प इन फ्लाइट, तो वो भी एक तरह से फ्लाइट अडेप्टेशन हो गया इनका। उसके बाद एयर सैक्स का जो प्रेजेंस है, दिस इज अगेन फ्लाइट अडेप्टेशन। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो कोई फ्लाइट अडेप्टेशन नहीं है। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि देयर बोन्स आर न्यूमेटिक, यानी कि ये होलो बोन्स होती है, दिस इज अगेन फ्लाइट अडेप्टेशन। तो आपको ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंस ऑफ सिनसैक्रम और प्रेजेंस ऑफ पाइगोस्टाइल इज ए फ्लाइट अडेप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ कील ऑन देयर स्टर्नम इज ए फ्लाइट अडेप्टेशन। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक और पॉइंट इनके स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट देयर रिब्स। तो इनकी जो रिब्स होती है वो बाइफिड होती है। बाई मतलब दो, फिड मतलब डिवाइडेड, तो इस तरह की रिब्स होती है इनकी, हमारी भी ऐसी होती है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो देयर रिब्स आर बाइफिड, एक एंड स्टर्नम से जुड़ता है और दूसरा एंड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है। तो जो एंड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रहा है वहाँ पर आपको इस तरह के ये दो प्रोसेस दिखाई देते हैं। आई थिंक आई हैव ए डायग्राम ऑफ दैट ऑल्सो, हाँ है मेरे पास। तो ये देख लीजिए आप कि इनकी जो रिब्स होती है वो बाइफिड होती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये दो इनके डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक पार्ट को ट्यूबरकुलम कहते हैं, दूसरे को कैपिचुलम कहते हैं। ये मैं ह्यूमन में भी होते हैं ट्यूबरकुलम और कैपिचुलम, पढ़ूंगा मैं आपको। इसके अलावा बर्ड्स में ये एक और प्रोसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस को हम अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं, जो कि पर्टिकुलरली बर्ड्स में ही होता है अनसीनेट प्रोसेस। मैमल्स में तो ये नहीं है, हाँ कुछ रेप्टाइल्स में भी होता है और इवन कुछ फिशेज में भी ये अनसीनेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है, जो कि मसल्स के लिए बैक में जो मसल्स होते हैं उनको जुड़ने के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। एक और पॉइंट इनके स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट, पता नहीं कौन सा पॉइंट हो गया है, 6 पॉइंट हो गए, 7वां रिब्स का हो गया, 7th पॉइंट बाइफिड रिब्स विथ अनसीनेट प्रोसेस, और 8th पॉइंट हम लेते हैं, दैट इज़ अबाउट देयर फर्कुला। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ फर्कुला। तो फर्कुला समझाने से पहले मुझे एक बोन का नाम आपके सामने ले रहा हूँ मैं, क्लेविकल। ये हमारी कॉलर बोन है बेटा, ये हमारे सामने फ्रंट में दिखाई देती, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाली जो बोन है, ये जो बोन है इसे हम क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं, फ्रंट में होती है, इधर भी है और इस तरफ भी होगी। ओके, तो हमारी तो आप देख सकते हो ये क्लेविकल कैसी दिखाई दे रही है। ये क्लेविकल हमारी नेक से शुरू होती है स्टर्नम के वहाँ, और ये हमारे शोल्डर से जाके अटैच हो रही है। बर्ड्स का अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखें तो ये रही इनकी क्लेविकल, देखना मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये पोर्शन, कैन यू सी, ये वी शेप बना हुआ है, वी शेप का, इसको हम कहते, ये इनकी दोनों क्लेविकल है और इनकी क्लेविकल वी शेप हो जाती है जिसे हम फर्कुला कहते हैं। फर्कुले को हिंदी में पता, चिमटा, चिमटा कहते हैं। तो ये चिमटे की तरह एक फोर्सेप की तरह ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर बना रही है। कौन सी बोन से बना हुआ है ये, क्लेविकल से बना हुआ है ना। तो होता क्या है कि ये एक स्प्रिंग की तरह, एक शॉकर की तरह काम करते हैं। दोनों विंग्स जब ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो अल्टीमेटली विंग्स नीचे आएंगे तो प्रेशर सारा इस थोरेक्स वाले एरिया में, यहाँ पर प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन ये जो क्लेविकल है ये चिमटे की तरह ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, ऐसे एक्सपेंड होगी, कंप्रेस होगी, एक्सपेंड होगी, कंप्रेस होगी। जब बर्ड्स उड़ेगी तो उस समय ये इस तरह से उसमें भी क्लेविकल में मूवमेंट होता है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना। तो दे हैव क्लेविकल, वी शेप होती है इनकी क्लेविकल, और क्या बना रही है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट द क्लेविकल्स, दो क्लेविकल हो गए, द क्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म अ वी शेप फर्कुला, और इस फर्कुला को हम कुछ और नाम भी देते हैं, इसे हम विश बोन भी कहते हैं, विश बोन, या इसे हम मेरी थॉट बोन भी कहते हैं, मेरी थॉट बोन भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है कुछ।
ओके और क्या इसकी खासियत है, फर्कुला की क्या इंपॉर्टेंस बताई, इट सर्व एज अ स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का काम ये करेगी। ओके तो दैट इज़ अबाउट देयर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बता दिए। 8 पॉइंट स्केलेटल सिस्टम में मैंने पढ़ा है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। चलिए क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले देखा कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब सारी बोन्स होती है। दूसरा इनकी बोन्स जो है वो न्यूमेटिक बोन्स है, होलो बोन्स होती है। स्कल मोनोकोंडाइलिक, वर्टिब्रे इनकी हिट्रोसिलस है, यानी कि जो सेंट्रम है वो सैडल शेप हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम में दो एरिया हैं जहाँ पर वर्टिब्रे आपस में फ्यूज हो जाती है, तो फ्यूज होकर दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक सिंसैक्रम बनता है और दूसरा पाइगो स्टाइल बनता है। ओके देन इनका जो स्टर्नम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर स्टर्नम इज कील्ड, इसको आप नहीं भूलेंगे। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कील, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कील, तो मैंने समझा दिया है दैट द कील प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू द फ्लाइट मसल्स, और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है उनके क्योंकि फ्लाइट मसल्स वेल डेवलप नहीं है तो उनमें कील एब्सेंट होगा। रिब्स इनकी बाइफिड होती है, और एक मैंने इसमें आपको फर्क्यूला के बारे में भी बताया। अब आ जाते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो कोई खास पॉइंट एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है कि किडनी जो होगी वो मेटानेफ्रिक होगी, समझा दिया है मैंने। रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स तीनों में मेटानेफ्रिक है, तो किडनी इनकी मेटानेफ्रिक हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स ये एमनियोटा में आते हैं, याद रखें आप, ये भी क्लू दे सकते हैं अपन, याद रखने के लिए एक लिंक बिठा सकते हैं कि जो एमनियोट्स होते हैं जिनमें एमनियोन प्रेजेंट है, किन में होती है एमनियोन, राम में होती है। राम मतलब रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स में एमनियोन होती है, और जो एमनियोट्स होते हैं उनकी किडनी मेटानेफ्रिक है। फाइन। नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होगा, जो रेप्टिलिया का वही, यानी कि यूरिक एसिड। पानी की अबेंडेंस नहीं होती इन्हें, तो इसलिए इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा। अच्छा एक इनमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है इनमें। क्या फ़ायदा होगा उससे, अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ेगा, तो एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज़ ए फ्लाइट अडेप्टेशन। समझ में आया आपको कि अननेसेसरी किसी ऑर्गन को रिमूव कर दें, अच्छी बात है ये। फाइन। एक नाइट्रोजिनस वेस्ट में मैं आपको और बताऊं कि जो मराइन बर्ड्स होती है, मराइन बर्ड्स का मतलब जो समुद्र के ऊपर उड़ती है, वहाँ पर मछलियाँ वगैरह खाती है और वापस किनारे पर आकर रहती, वही नेस्टिंग करती है, जो रॉकी शोर्स होते हैं, है ना, ऐसे बीचेस जहाँ चट्टानें होती है उन चट्टानों पर वो बर्ड्स अपना नेस्ट बना के रहती है, और यदा कदा उड़ते हुए, पानी पर उड़ते हुए वो शिकार भी करती है मछलियों का। हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ जो रहेगा कि समुद्र का जो पानी होता है वो फॉस्फेट रिच होता है, उसमें फॉस्फोरस काफ़ी होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलो मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज है वो सिखाता हूँ, समझाता हूँ बच्चों। प्लांट्स के लिए सॉइल में फॉस्फेट एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, करेक्ट। लेकिन जो सॉइल में फॉस्फेट होता है वो मोस्टली बच्चों वाटर सॉल्युबल होता है, और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ वो फॉस्फेट निकल कर चला जाता है, बह के चला जाता है, और ऐसे में सॉइल में हमेशा फॉस्फेट की कमी रहती है, और प्लांट्स के लिए फॉस्फेट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। यही तो कारण है कि जो किसान होते हैं जब फार्मिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, तो हम डीएपी नाम का एक फर्टिलाइज़र आता है जिसमें फॉस्फेट होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो हम फॉस्फेट ऊपर से डालना पड़ता है हमें सॉइल में। वैसे एक ये भी बात है बच्चों कि सॉइल में फॉस्फेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती, उसको कहते हैं हम रॉक फॉस्फेट। बट द पॉइंट विद द रॉक फॉस्फेट इज दैट इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। रॉक फॉस्फेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो ज़मीन में होते हुए भी, सॉइल में होते हुए भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो इसलिए सॉइल में फॉस्फेट की डेफिशिएंसी नॉर्मली रहती ही है। लेकिन हाँ, जब ये फॉस्फेट नदियों के पानी से बहता हुआ समुद्र में पहुंचता है, और ऐसा हजारों लाखों सालों से ये प्रोसेस क्योंकि चलता हुआ आ रहा है, तो समुद्र का पानी जो होता है ये फॉस्फेट रिच होता है।
और इस कारण जो मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी सारी क्वांटिटी, उनकी बॉडी में काफ़ी सारा फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि जब ये बर्ड्स उन मछलियों को खाती है, मराइन फिशेस को खाती है, तो खाने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा कि उनकी बॉडी में, उन बर्ड्स की बॉडी में भी फॉस्फेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब इतना फॉस्फेट बर्ड्स को चाहिए नहीं, तो वो उनके नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ, यूरिन के साथ वो फॉस्फेट बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन रॉकी बीचेस पे ये बर्ड्स रहती है, हजारों लाखों सालों से वहाँ बर्ड्स की खूब कॉलोनीज वहाँ सेटल्ड होती है। तो वहाँ अगर आप उन रॉकी बीचेस पे जिन जिन रॉक्स पर इनके नेस्ट्स होते हैं, वहाँ नीचे ज़मीन पर जाकर देखोगे तो आपको इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट वहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा मिलेगा आपको। करेक्ट, आर यू गेटिंग? हजारों सालों से वो उनका नाइट्रोजिनस वेस्ट वहाँ नीचे इकट्ठा हुआ है। और वो जो इकट्ठा हुआ नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इट इज़ वेरी रिच इन फॉस्फेट। ओके, नाइट्रोजन तो हो गई उसमें, क्योंकि यूरिक एसिड इनका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है और यूरिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो दैट नाइट्रोजिनस, उनका जो वेस्ट होता है उन मराइन बर्ड्स का, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, मैं यहाँ बता देता हूँ। उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को हम गुआनो कहते हैं। तो भूलेंगे नहीं आपको, किनका नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये? मराइन बर्ड्स का। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ मराइन बर्ड्स is called guano and guano is rich in नाइट्रोजन तो हो गई एंड फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों उसके अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रक लेकर जाते हैं, ट्रक के ट्रक वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ से उन ट्रक्स में उस गुवानो को इकट्ठा करते हैं और अपने खेतों में एज ए मैन्योर, एक एज ए फर्टिलाइजर उसको यूज़ करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, जीके का क्वेश्चन है और इवन हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के बाद अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद इनके नर्वस सिस्टम की बात करें। नर्वस सिस्टम में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। एक तो क्योंकि नेक प्रेजेंट है तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो जाएगी। दूसरा, इनका सेरेबेलम वेल डेवलप होता है। वाई? आपको पता होना चाहिए, सेरेबेलम बॉडी का बैलेंस बनाता है और बर्ड जब हवा में उड़ती है तो बॉडी को बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनको। तो सेरेबेलम इज़ वेल डेवलप्ड क्योंकि इनको बैलेंसिंग की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये इनके नर्वस सिस्टम में, और कोई खास पॉइंट इनके नर्वस सिस्टम में नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी आई की। आई में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आप इनकी आईज़ को देखें तो बहुत ही घटिया डायग्राम बना। ओके, आप फिर से ट्राई करते हैं। चलो जैसा भी बन गया ठीक है, इट्स ओके। एक तो मैं यहाँ इनका लेंस बना देता हूँ। और आपने आई का स्ट्रक्चर तो पहले कभी पढ़ा ही होगा। पीछे वाला ये जो कंपार्टमेंट है, इसको हम, यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, और आगे की तरफ ये एक्वस ह्यूमर है। फाइन, अभी उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ इनका पूरा रेटिना होता है। मुझे जो अभी पढ़ाना है वो ये है बच्चों कि बर्ड्स में इनका जो पीछे की तरफ विट्रियस ह्यूमर वाला कंपार्टमेंट है, विट्रियस चैम्बर जिसे कहते हैं, यहाँ पे कॉम्ब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पेक्टेन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की आइज़ में होता है, पेक्टेन कहते हैं। कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। और किसका बना होता है? तो बेसिकली ये ब्लड वेसल्स का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? ब्लड वेसल्स का बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि यहाँ हमारा रेटिना है, इस जगह पर हमारा रेटिना होता है, ठीक है। कोन्स एंड रोड से बना होता है जो लाइट को रिसीव करते हैं, करेक्ट। लेकिन एक और बात है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, इस जगह पर ब्लड वेसल्स होते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि इधर से कोई लाइट आएगी तो पहले वो ब्लड वेसल्स पर गिरेगी और ब्लड वेसल्स को क्रॉस करने के बाद वो आपके रेटिना के ऊपर जाके गिरेगी। तो ऐसे में कुछ लाइट लॉस हो जाती है, सम लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड वेसल्स, और ऐसे में जो विजन होगा
वह उतना अच्छा नहीं होता है। बर्ड्स लेकिन क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें ढंग से देखनी भी नहीं होती। बर्ड्स के साथ दिक्कत है, वो हवा में उड़ती है और हवा में उड़ते समय कितना ऊंचा वो उड़ती है और वहाँ से उनको ज़मीन पर एक चूहा भी अगर दौड़ते हुए नज़र आता है, दौड़ रहा है, तो उनको नज़र आ जाता है। यानी उनका जो विज़न है वो बड़ा ही एक्यूट और शार्प विज़न है। तो इन बर्ड्स में क्या होता है कि इतना शार्प क्यों होता है, उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको कि इनमें ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं ये यहाँ नहीं होते हैं। उनके सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ये यहाँ होते हैं, पेक्टेन में होते हैं, इस जगह पे है सारे के सारे ब्लड वेसल्स। और यहाँ से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सबको न्यूट्रिशन देंगे। पर इसका एडवांटेज ये हो गया कि यहाँ जो एक लेयर थी इस जगह पर ब्लड वेसल्स की, यहाँ पर वो हट गई बच्चों यहाँ से। तो ऐसे में जो जितनी भी लाइट वो आएगी आँखों में वो सीधी रेटिना के ऊपर जाके गिरेगी। तो है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इस पेक्टेन की वजह से उनका जो विजन होता है बच्चों वो बड़ा ही एक्यूट विजन होता है। किस वजह से एक्यूट विजन है? द एक्यूट विजन इज बिकॉज ऑफ द पेक्टेन। ठीक है, पेक्टेन का क्या फंक्शन होता है वैसे मेनली? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन पेक्टेन का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि वहाँ पर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, फिर आते हैं अब इनके ईयर पे। ईयर में बच्चों आपको याद रखना है कि इनमें एक्सटर्नल ईयर होगा। रेप्टिलिया और एम्फीबिया में मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट टिम्पेनम है, सीधा डायरेक्ट बाहर से नॉक कर सकते हो आप, ईयर ड्रम को जाके नॉक कर सकते हो। पर इनमें एक्सटर्नल ईयर होगा, पर उस एक्सटर्नल ईयर में के भी हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक पिन्ना होता है एक्सटर्नल ईयर में और एक आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, वो जो एक कैनाल होती है ना, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, आई होप कि आपको ध्यान होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, तो इनमें क्या होगा कि पिन्ना अभी नहीं आएगा, पिन्ना मेमेलिया में ही आएगा, मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होगा इनके पास, यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं इसको, मीटस को, तो वो तो प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होगी इनके पास, पर पिन्ना इनके पास एब्सेंट होगा। सो दैट इज, ये सब पॉइंट आपको याद रखने वाली बातें हैं ना बच्चों, इनमें कोई भी आपको भूलना नहीं है। नाउ कम टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ कि सारी की सारी यूनिसेक्सुअल होती है, नॉर्मली कोरोडेट्स यूनिसेक्सुअल है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, मेल और फीमेल में आप बड़े अच्छे से डिफरेंस कर सकते हो प्रेजेंट। जितने भी मेल होते हैं बड़े खूबसूरत कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ब्राइट कलर्स के फेदर्स होते हैं उनके और बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं मेल्स। और फीमेल सारी डल ब्राउन गंदी सी ऐसी तरह की दिखाई देती है ना। बर्ड्स में मेल बड़े खूबसूरत होते हैं, फेदर्स लंबे, जैसे मोर को ही ले लो आप, पिकॉक को देखो, मेल पिकॉक कितना अच्छा दिखाई देता है, कितना शानदार होता है, उसके विंग्स कितने, फेदर्स कितने बड़े बड़े होते हैं। और फीमेल ऐसी होती है। बाकी डक्स को देखो आप, पानी में जो डक्स रहती है, अगर आपके पास कोई बाइनोक्यूलर हो तो उन डक्स को जाके देखो, सारे मेल जो डक्स होते हैं बड़े ही शानदार ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग चमकते हुए लाल पीले नीले हरे ऐसे कलर्स के होंगे। और फीमेल सारी की सारी ब्राउन कलर की, ग्रेइश कलर, डल कलर ऐसी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कुछ है कि बर्ड्स ऐसी होती है जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है, जैसे जैसे क्रो हो गया, तो उसमें दोनों का कलर एक जैसा है, वो पता ही नहीं चलता है आपको। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनके जो कॉल नोट्स होते हैं, इनके जो साउंड होते हैं, डू यू नो कि बर्ड्स में जो मेल होते हैं वही अच्छे कॉल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, वही अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम कहते हैं ना कोयल बोल रही है, कोयल बोल रही है, नेवर, कोयल कभी नहीं बोलती, कोयला, कोयला नहीं सॉरी, मतलब मेल कोयल जो होता है वही हमेशा बोलता है। तो साउंड जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी मेल की ज़्यादा अच्छी होती है, फीमेल की इनमें वो क्वालिटी नहीं होती है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सभी ओवीपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस। और अंडे देने से पहले, क्योंकि शेल्ड एग्स होते हैं, तो जो रेप्टिलिया का सिनेरियो था वही यहाँ पे भी रहेगा। क्या सिनेरियो कि एग लेने दे, जो लेइंग का जो प्रोसेस होगा उससे पहले फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पॉसिबल ही नहीं है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
क्योंकि अंडों के ऊपर इतना मजबूत शेल होता है कि किसी स्पर्म में ये ताकत थोड़ी शेल को फोड़ के अंदर घुस जाएगा। तो पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद ऊपर शेल बनता है। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और कोई लार्वल स्टेज नहीं है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो कॉपुलेशन तो करेंगे, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेंगे, लेकिन इनमें किसी तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, यानी कि पेनिस एब्सेंट होता है, जो रेप्टिलिया में था इनमें नहीं होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी पेनिस एब्सेंट है। तो क्या एडवांटेज है उससे? अगेन अननेसेसरी एक ऑर्गन एक्स्ट्रा होगा तो बॉडी वेट इंक्रीज होगा, उससे उड़ने में दिक्कत आएगी। तो एब्सेंस ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन, एब्सेंस ऑफ पेनिस इज अगेन इज एन फ्लाइट अडेप्टेशन। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो तो हम भूल ही रहे हैं, दे हैव ओनली लेफ्ट ओवरी। जो फीमेल होती है उनमें सिर्फ लेफ्ट ओवरी, यानी ओवरीज भी दो नहीं होती, इनमें एक ही ओवरी होती है। ओनली लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, राइट ओवरी एब्सेंट होती है। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे अगेन बॉडी वेट कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों कि इनमें राइट ओवरी जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। ये सब इनके फ्लाइट अडेप्टेशन है। यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट है तो वो भी इनमें फ्लाइट अडेप्टेशन है। फाइन, और कोई पॉइंट रहा तो नहीं? इस तरह से हमने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए इनके। ईयर में सिर्फ एक्सटर्नल ईयर है। हाँ, एक पॉइंट, इनमें मिडल ईयर में एक ही बोन होगी, मिडल ईयर में सिंगल बोन होगी। कौन सी, क्या नाम बताया मैंने आपको पहले? रेप्टिलिया में बताया, एम्फीबिया में बताया। एक ही बोन है इनमें, कोलुमेला ओरिस, कोलुमेला ओरिस सिंगल बोन होती है। हमारे मैमल्स में 3 बोन होगी। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। बाकी जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके मिडल ईयर में, जिनमें मिडल ईयर है उनके मिडल ईयर, यानी फिशेस में तो मिडल ईयर होता ही नहीं है, एम्फीबिया से मिडल ईयर की शुरुआत होती है। तो फिर उनके मिडल ईयर में एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में और एवीज में एक ही बोन होगी। एंड व्हाट इज दैट सिंगल बोन? कोलुमेला ओरिस। मैमल्स में मिडल ईयर में 3 बोन्स हो जाएगी, 3 ईयर ऑसिकल्स होंगे, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं। अब बर्ड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।